यदि हिंदी व्याकरण में वर्ण के टॉपिक से आपका भी प्रश्न हर किसी परीक्षा में गलत हो जाता है तो आप सही चैनल पे आप गए हाज, क्योंकि इस चैनल पे हर कोई व्याकरण का टॉपिक तर्क और समझ के आधार पे हल करवाया जाता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। प्रिय अभ्यर्थियों, आज हिंदी व्याकरण में इस कक्षा में आज वर्ण का जो टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण में वो आज हल करेंगे और पूरे तर्क और समझ के साथ। वर्ण जो है यहाँ से हर किसी एग्ज़ाम में प्रश्न उठते हैं और जो भी प्रश्न करेंगे बिल्कुल उसका विश्लेषण के साथ उसको हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके, जिसके और टुकड़े ना हो सके, यानी कि जिसको हम यदि तोड़ सकें तो उसको जो है ओ उसके और खंड ना हो सके। जैसे ए है, ए को हम क्या तोड़ेंगे, ये अपने आप में ही एक खंड है। तो वह मूल ध्वनि है या सबसे छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। आगे क्या है, वर्ण को प्राय अक्षर भी कहा जाता है। जो अक्षर बोलते हैं उसको वर्ण को ही बोलते हैं। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न कि सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या है, तो वर्ण है। लेकिन एक और प्रश्न बनता है यहाँ पे, अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई शब्द है। अर्थ के आधार पर यदि ये पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द, और भाषा की सबसे छोटी इकाई सामान्य रूप से पूछे तो क्या हो जाएगा, वर्ण। यहाँ से आपके दो प्रश्न तैयार हो चुके हैं जो लगभग पूछे जाते हैं। वो भले ही टेट हो या कोई भी और किसी प्रकार का किसी स्टेट का टेट हो वहाँ, या और किसी कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप सी या डी का। आगे देखो, अब वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, अब ये परिभाषाएं आती हैं जो स्कूली पाठ्यक्रम होता है, जैसे फोर्थ या थर्ड क्लास से लेकर और 10th तक। तो देखो, उन बच्चों के लिए भी काफ़ी कारगर है ये, जिन्होंने रट्टा मार रखा है। वो उनकी समस्या का समाधान आज होने वाला इस कक्षा में। किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहता है, वर्णमाला। किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, यानी कि कौन सी भी भाषा हो उसका एक जो है ना क्रमबद्ध सीक्वेंस जिसको बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग और एक व्यवस्थित अच्छे प्रकार से जो है क्रम के अनुसार लगाए हुए वर्णों क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब आ गई बात वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं वर्णों के प्रकार, स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो क्या होता है, वो कहलाएगा स्वर। इसकी एक परिभाषा और है, जैसे हाँ, अथवा जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के लगातार होता रहता है उसे स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, इनमें कोई भी जो है बाधा उत्पन्न नहीं होती बोलते समय, तो क्या होता है, उसे कहते हैं स्वर। ये जो नोट्स बनाए गए हैं आप पढ़ रहे हैं नोट्स ये, और मैं जो विश्लेषण कर रहा हूँ ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे बनाए गए हैं। बहुत सी मेहनत जो है ना यहाँ हुई है। ये नहीं कि जो नहीं यहाँ कहीं से भी किसी बुक से उठा के दे दिए, तो ये ना समझें, बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल यहाँ आपको मिलेगा। आगे देखो, तो स्वर ये हो गया
इनके जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या रुकावट के लगातार होता है उसे स्वर कहते हैं। अब स्वरों के प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये तो सभी को ही पता है। 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, छोटा या कम। दीर्घ मतलब बड़ा या फिर ज़्यादा। प्लुत का मतलब और उससे ज़्यादा। ये मतलब 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उनमें कम से कम समय लगे वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ई, उ, री। इनकी संख्या 4 है। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुत बार पूछा गया है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है या मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो ए, ई, उ, री ये मूल स्वर हैं और इनकी संख्या 4 है। अब आता है दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता हो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, कि जैसे आ, एक तो हमने बोला ए, एक बोले आ, उससे ज़्यादा समय लग गया ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है क्या है, दीर्घ स्वर है और इनकी संख्या 7 है। तो ये दीर्घ स्वर थे। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। तिगुना किससे लगता है, ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर कौन से थे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री छोटी। री 2 होती है, छोटी और बड़ी। आगे देखो तो ये हो गया, उसे कहते हैं प्लुत स्वर, तिगुना समय लगे। जैसे ओम, ये वाला ओम। एक तो हम बोले आ, अब एक बोले ओम। देखो लगाना उससे ज़्यादा स्वर, जब उच्चारण करके देखोगे तो अपने आप में ध्यान में आ जाएगा। अब आगे है कि जाति के अनुसार स्वर वर्णों को भी 2 भागों में रखा गया है। जाति के अनुसार, तो इसमें कौन से, सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय देखो क्या होते हैं ये। सजातीय स्वर, इनमें सिर्फ मात्रा का अंतर पाया जाता है, मात्रा का अंतर। ये ह्रस्व व दीर्घ के जोड़े वाले होते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, क्या कहता है, सजातीय स्वर का मतलब अपनी ही जाति के, इसमें सिर्फ जो मात्रा होती है छोटी और बड़ी उसी का फर्क होता है, बाकी सेम वही होते हैं। अब विजातीय में क्या हो जाएगा, ये स्वर 2 भिन्न उच्चारण समय होते हैं। तो कौन से होते हैं, ए, ई। ए का उच्चारण सन कंठ है और ई का कौन सा है, तालु। तो इनका ये विजातीय है, इनकी जो है मैचिंग नहीं हो रही है, उ और ओ, ये भी अलग अलग हैं। तो ये जाति के आधार पर, एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था कि जाति के आधार पर जो है स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, अब है मात्रा। क्या होती है मात्रा, व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिलता है वह मात्रा कहलाती है। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिलता है वो क्या कहलाती है, मात्रा। जैसे क प्लस ए, ये ए क्या है, स्वर है, और क क्या है, व्यंजन है। अब क्या है, यदि इसमें ये आएगी तो बन जाएगा के, तो इसको बोलते हैं मात्रा। आगे देखो, अथवा स्वरों के प्रतिनिधि रूप जिनसे, ये तो कोई खास नहीं है। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा व्यंजन। अब ये स्वर हो गए थे यहाँ तक। अब व्यंजन देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है
वायु का प्रवाह। इनके जो हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो मुख से वायु तो निकलती है, लेकिन कोई तो निकलती है बिल्कुल सामान्य रूप से, और कोई निकलती है घर्षण। घर्षण का मतलब रगड़ खा के, रुक कर या रगड़ खा के, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक और परिभाषा क्या है इसकी जो प्रसिद्ध है, जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो जैसे क और ए, अब ये पूरा बना है किससे, स्वर की सहायता से बना है। अब ये बन गया क पूरा। आगे देखो क्या कहता है, हिंदी में कुल 37 व्यंजन हैं, जिनमें स्पर्श व्यंजन 27, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4, आगत 2। अब कौन कौन से हैं ये स्पर्श व्यंजन, कौन कौन से हैं, क से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन है, क से लेकर मैं तक, और ड और ढ। एक तो ड और ढ सामान्य रूप से आते हैं, और एक ये आते हैं जिनके नीचे नुक्ता होता है, जिनके नीचे नुक्ता होता है, ये इनको विकसित व्यंजन बोला गया है। और अब एक और हम वो आगे पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा है वो। तो ये क्या है, अंतस्थ 4 होते हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये भी 4 होते हैं, तीनों स हो जाएंगे और है। आगत, ये आगत होती है, आगत या विकसित व्यंजन ड और ढ, ये वाले। आगे देखो स्पर्श व्यंजन, अब इनका एक एक का जो है देखेंगे, अब इनका एक एक का देखेंगे इनका। देखो ये वर्ण विभिन्न वाक् इंद्रियों जैसे तालु कंठ के स्पर्श से उच्चारण उच्चारित होते हैं। ये हैं क से लेकर मैं तक, इनकी संख्या 27 है। वैसे तो 25 है, लेकिन ड और ढ इसमें नुक्ता वाले भी आ गए, तो ये क्या हो गए, 27 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, क से लेकर मैं तक। आगे देखो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अर्थ है स्वर व व्यंजन के बीच स्थित होना, स्वर व व्यंजन के बीच में स्थित होना। तो इनकी संख्या कितनी है, ये स्पर्श एवं ऊष्म व्यंजन के बीच आते हैं, और ये हैं य र ल व, ठीक है ना, ये हो जाएंगे इसमें। इनकी संख्या भी 4 है। अभी देखो ये नुक्ता वाले हैं, देखो नुक्ता वाले ये कहाँ प्रयोग होंगे, ड और ढ का प्रयोग वाक्य के आरंभ में नहीं बल्कि मध्य अंत में होता है। कैसे होता है, देखो जैसे हमने लिखना है, जैसे हमने लिखना है ढक्कन, ढक्कन लिखना है हमें, तो बगैर नुक्ता वाला आएगा। अब हमें लिखना है जैसे क्या लिखें, बढ़ाई, बढ़ाई लिखना है, बढ़ाई, ये इसमें नुक्ता वाला आएगा। क्या क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है कि ये जो है नुक्ता वाले शुरू में नहीं आते, शब्द के शुरू में नहीं आते, बल्कि वाक्य नहीं है शब्द यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है, बल्कि मध्य अंत में आते हैं ये, ठीक है। आगे देखिए तो ये रहा है ऊष्म, आगे है ऊष्म व्यंजन। ये वे वर्ण है जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इसमें तीनों स हैं और है, तीनों स और है। अब कई बार बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि तीनों स का सही क्रम क्या है, तो सही क्रम जो आपके सामने है, पहले सलगम वाला आएगा, फिर प वाला आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, र वाला। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी, पहले सलगम वाला, फिर प वाला, और ये स, ये र वाला स। इनकी संख्या भी 4 है। अब आगत वर्ण, आगत वर्ण, आगत वर्ण कौन से हैं, देखो अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ नीचे नुक्ता वर्णों का प्रयोग होता है। देखो एक तो ज, ये नुक्ता देखो बिंदु नीचे है, ये इसका मतलब जिसके नीचे भी ये लगा हो तो ये समझो कि वो विदेशी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में तो क्या है, इनके नीचे नुक्ता नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक जैसे शब्द युगम है, जैसे जरा और जरा, एक जरा के नीचे तो नुक्ता नहीं है और एक जरा में ये नुक्ता है।
तो उसका जरा का बगैर नुक्ता वाले का तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, और इस जरा का क्या हो जाएगा, थोड़ा, इस प्रकार से। तो जैसे ये देखो, जरा, फौरन, रफू, ये शब्द है ये, तो इनको बोलते हैं आगत वर्ण। आगे देखो, वो डे और ढे जो थे वो विकसित व्यंजन है। आगे देखो, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ये दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसे ये देखो, क और प वाला से, आधा क और प वाला से क्या बन गया, क्ष, आधा त और र पूरा त्र, ज और ये ज, इसको सही बोले तो ग नहीं होता, ये ज होता है, ज, क्योंकि ज और ये का मिश्रण से बना है ये ज, तभी मैं ज बोलता हूँ इसको, कई बार बताया हुआ आपने क्लास में, कौन सी में तो इसका जिक्र हुआ होगा जरूर। और ये स्र, आधा स सलगम वाला और र पूरा, तो ये है संयुक्त व्यंजन। और कई बार पूछ भी लेते हैं इसको कि ये किस किस से बना है, ध्यान रहे इस बात का। ये क्लास देखने के बाद आपका जो है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से जो वर्ण से जो टॉपिक उठेगा, वर्ण से टॉपिक से जो प्रश्न उठेगा, वो आपका गलत नहीं होगा और नहीं होगा, भले ही वो किसी प्रकार का हो, बस ध्यान से देखनी है क्लास। और उच्चारण स्थान भी इसी के अंदर आते हैं। उच्चारण स्थान का एक वीडियो मैंने पहले डाल दिया क्लास, उसमें डाल दी, चैनल पे डाल रखी है, जिसने नहीं देखा है वो जाके देखना। बड़ी ही गजब की जो है ट्रिक के साथ उच्चारण स्थान है, वो देखने के बाद आप उच्चारण स्थान नहीं भूल सकोगे। आगे देखो, ये और वह अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर का मतलब क्या, कि इनमें जो है ये जो स्वरों का सा उच्चारण होता है इनमें भी, न तो व्यंजनों के समान और न ही स्वरों के समान, तो इसलिए जो है अर्ध स्वर है ये। आगे देखो, ड ढ, ये ड ढ से विकसित होकर बने हैं, इसलिए विकसित व्यंजन ये आगत वर्ण कहलाते हैं, विकसित व्यंजन ही कहलाते हैं ये। आगत वर्ण तो ज और फ है, तो ड और ढ बताया था, मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये ड और ढ से विकसित होकर, यानी कि इनसे से ही निकले हैं ये। आगे देखो, आगे क्या है, हिंदी भाषा में अब आ गए भाई वर्ण का जो है, इसके कितने वर्ण हैं टोटल। तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है। अब 52 नहीं, प्लस एक और कर दो, 53 हो गई। वो कौन सा हो गया बताएंगे आगे। अब 53 है, कौन कौन से है, स्वर 11 हो गए, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर 4, हर्षव और दीर्घ 7, 7 4 11, व्यंजन 33 हो गए। व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। आगत वर्ण कौन से हो गए, 2 हो गए, जो ज और फ बताए थे नुक्ता वाले वो, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कैसे लेकर मैं तक हो गए, और क्या अंतस्थ, हाँ कैसे लेकर मैं तक, इनकी संख्या 25 हुई। अंतस्थ हुए 4, कौन कौन से, य र ल व। ऊष्म व्यंजन श श श है, ये 4, और संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ और स्र, ये हुए संयुक्त व्यंजन, ये भी 4। अब देखो, हाँ एक और जो विशिष्ट व्यंजन, ये अब जुड़ा है इसमें, इसको मान्यता प्राप्त हुई है हिंदी परिषद द्वारा कि, और इसको बोलते हैं ळ, ळ बोलते हैं इसको, लय का ही जो है ना साथी है ये ळ बोलते हैं। राजस्थानी भाषा और वहाँ तो इसका प्रयोग वैसे होता था इसमें पहले से, लेकिन इसको एक जो है अब मान्यता प्रदान कर दी कि हिंदी भाषा का ही एक वर्ण बनेगा ये। तो अब 53 हो चुके हैं, और इसको विशिष्ट व्यंजन माना गया है, विशिष्ट व्यंजन तो 53 हो गए हैं। तो ये आपकी जो है ना तालिका आपके सामने, कि स्पर्श व्यंजन 25 और 2 विकसित व्यंजन ड और ढ 27 हो गए, अंतस्थ 4 हो गए, ऊष्म व्यंजन 4 हो गए, संयुक्त 4 हो गए, आगत वर्ण 2 हो गए, और एक विशिष्ट व्यंजन हो गया। तो टोटल कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 53। आगे देखो, आगे और क्या है, अब अयोगवा है।
अयोगवा किसे कहते हैं? ये ध्वनियाँ न तो स्वर होती हैं और न व्यंजन। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अंग, अ, अंग और अ है, तो ये अयोगवा में आती हैं। इनका जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। ये न स्वर होती है और न ही पूरी तरह व्यंजन होती है। अब अयोगवा तो वैसे तो माना गया है अंग और अ को, इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुनासिक, ये वाला। तो इसको जो चंद्रबिंदु वाला होता है, इसको क्या अयोगवा नहीं माना गया है। अयोगवा अंग और अह को माना गया है। अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आवाज केवल नाक से आए, वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे रंक, पंख, पंखा, इस प्रकार से बिल्कुल जिनका उच्चारण केवल नाक से हो, वो होते हैं अनुस्वार। और हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो अनुस्वार होता है। अनुनासिक है फिर इसके बाद, जिनका उच्चारण करते समय आवाज नाक और मुंह दोनों से आए, वो होता है अनुनासिक। जैसे पाँच, चांद, सांस, ठीक है ना। तो अनुस्वार जिसका उच्चारण करते समय आवाज मुंह से, सॉरी, नाक अकेले से आए, और अनुनासिक में दोनों का प्रयोग होगा, नाक और मुंह का। बस ये ध्यान रखना इसमें। हलंत है आगे, स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर नीचे उसके नीचे एक तिरछी रेखा जो होती है, इस प्रकार से, वो उसको बोलते हैं हलंत। इसने बता दिया अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवा माना गया है। तो इसको पहले पहले बताया था, वही है ये। आगे और देखो क्या है। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ है की ध्वनि देता है। दो बिंदु देखे आपने, उसको बोलते हैं विसर्ग। और इसका काम होता है कि व्यंजन के बाद लगकर जो है उसमें है की ध्वनि उत्पन्न करना। जैसे राम है, राम, इसको यदि हटा दे एक बार तो बन गया राम, और अब ये क्या है? ये राम है। व्यंजन गुच्छ क्या होता है? जब किसी शब्द में दो या दो से अधिक व्यंजनों का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ। जैसे मक्खन, इस प्रकार से दो या दो से अधिक व्यंजनों का प्रयोग होता है, तो क्या होता है? वो व्यंजन गुच्छ होता है। एक इसी प्रकार का होता है द्वित्व। द्वित्व इससे थोड़ा भिन्न है। जब किसी शब्द में जब कोई व्यंजन लगातार स्वर रहित और स्वर सहित प्रयोग हो, कोई शब्द है जैसे उसमें दो व्यंजन, उसी वही दो व्यंजन लगातार आ जाए, और पहला तो हो स्वर रहित और दूसरा हो स्वर सहित, तो क्या हो जाएगा? वह कहलाता है द्वित्व। अब जैसे देखो पक्का, इसमें ये स्वर रहित है और का जो है ये स्वर सहित है। मक्का, कच्चा, ये देखो ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। इसको बोलते हैं द्वित्व। आगे देखो अक्सर क्या होता है, ये तो वही हो गया। हाँ, तो बलाघात और स्वराघात, ये देखो भाई, जब किसी विशेष अक्षर या शब्द पर श्वास के दबाव से अधिक बल लगाकर उसका उच्चारण किया जाता है। जब किसी कोई जैसे वाक्य है और उसमें किसी विशेष अक्षर को ज़्यादा मतलब महत्व दिया जाता है, उसके ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है, वही स्वराघात है, वही बलाघात है। जैसे राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम पर विषय बल दिया गया है कि भाई उसमें देखो बोल के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि राम का इसमें ज़्यादा महत्व है, इसका राम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, बल दिया गया है। जैसे राम ने ही रावण को मारा, इस प्रकार से। आगे और देखते हैं क्या है। संगम क्या है? संगम संगम है उच्चारण करते समय यह ध्यान रखा जाता है जाना कि किन शब्दों को प्रवाह में एक साथ पढ़ना है और किन के बीच में हल्का सा विराम देना है। इसी विराम स्थान को क्या कहते हैं? संगम या संहिता कहते हैं। भाई किन के बीच में थोड़ा विराम देना है, विराम का मतलब विश्राम, ठीक है, और किन को लगातार पढ़ना है, तो वो संगम या संहिता कहलाता है।
अब देखो इसमें, वह रेतीला मैदान जल सा दिखाई देता है। अब जल जल और सा के बीच में थोड़ा विराम हो गया। वह रेतीला मैदान जल सा दिखाई देता है। अब इसका एक और वाक्य पढ़ो। हमारे विद्यालय में, आज हमारे विद्यालय में जलसा है, जलसा। अब देखो वर्ण तो यही है, ये भी जलसा और जलसा, लेकिन क्या है कि इसके बीच में थोड़ा विराम दे दिया और ये बोल दिया लगातार। तो यही क्या है, यही संगम बोलते हैं इसको, कि कहाँ जो शब्दों का प्रवाह है, वर्णों का प्रवाह है, वो उसके बीच में विराम देना है और कहाँ जो है उसको लगातार पढ़ना है। तो इसी को बोलते हैं क्या, संगम। अब है अनुतान। अनुसंगम, अनुतान, ये सभी जो है ना कहीं पूछ दिए जाते हैं। इस वर्ण के टॉपिक से आज कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बिल्कुल एक एक चीज़ का विश्लेषण यहाँ हो रहा है। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा यहाँ से, ये देखने के बाद। अनुतान क्या है? बोलने के भावों के अनुसार स्वर का जो उतार चढ़ाव आरोह अवरोह होता है। आरोह अवरोह का मतलब कहीं धीमा, कहीं जो है ना ज़्यादा तेज। कोई बोला जाता है उसका, उसके भाव को, तो वो क्या है, अनुतान है। अब देखो सामान्य कथन, ये अच्छा के तीन भाव हैं यहाँ पे। अच्छा जो है उसके यहाँ तीन प्रकार से भाव होंगे उसके। देखो सामान्य कथन में क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं कि अच्छा, ठीक है। अब प्रश्न, प्रश्न के रूप में अच्छा। अब जैसे हम कहें कि अच्छा, जैसे हम उसका जो है ना, हम एक उसका प्रशंसा जो है ना प्रश्न पूछ रहे हैं उसके वे में। अभी देखो आश्चर्य के रूप में अच्छा, ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम जो है किसी बात को सुनकर हम थोड़ा सा हैरानगी महसूस करते हैं, उसी प्रकार से। तो इसको बोलते हैं अनुतान। इनके बोलने के भावों के अनुसार स्वरों का जो उतार चढ़ाव है, क्या कहलाता है, वो अनुतान कहलाता है। अब है भाई इंपॉर्टेंट बात, श्वास मात्रा या उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। श्वास मात्रा या उच्चारण के आधार पर, अलप प्राण और महाप्राण। अलप का मतलब होता है थोड़ा और प्राण का मतलब होता है श्वास। तो जिन क्या क्या होता है ये अलप प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली श्वास वायु की मात्रा कम होती है, वे कहलाते हैं अलप प्राण। सीधी सी बात यह है, क्या है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करें और उसमें बिल्कुल हमारे मुंह से कम फोर्स लगे, जैसे क, ग, मैं, ऐसे एक बोले हम ख, ग, तो इनमें ज़्यादा जो है ना दोगुना फर्क हो गया। दोगुना फर्क हो गया, तो जो कम हवा निकलती है वो कहलाते हैं अलप प्राण। अब ये कौन कौन से होते हैं? ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से? य, र, ल, व। इनमें भी बिल्कुल कम हवा निकलती है, ये होते हैं। अब क्या कहता है, अलप प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। और महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 15। ये आगे महाप्राण क्या है वो देखो। महाप्राण इसी का है। महाप्राण जिनका उच्चारण करते समय, अभी जो जिक्र हो कर ही लिया हमने, जिनका उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं महाप्राण व्यंजन। ये सभी वर्गों के कौन कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा, दूसरा और चौथा। जैसे दूसरा कौन सा? जैसे क का, क वर्ग का ख, और चौथा कौन सा? ग। उनसे दोगुनी निकलती है ज़्यादा फोर्स के साथ। तथा उसम व्यंजन, उसम व्यंजन कौन से? श, स, है। ये महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी थी? बताई थी 15। अब देखो स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। स्वर तंत्री जो हमारी, हम जो उच्चारण बोलते हैं उनमें जो है ना, जब स्वर का मतलब आवाज़ होता है, वैसे आवाज़ के तंत्र के अनुसार जो है उनमें तनाव उत्पन्न होता है जब बोलते हैं। तो उनके आधार पर कौन कौन से हैं? ये दो प्रकार के हैं, अघोष और सघोष। तो अघोष कौन से होते हैं? इन ध्वनियों के उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। ये ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण था तीनों से अघोष है। कंपन नहीं होता स्वर तंत्रियों में, यानी कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, जैसे हम बोले क ख, यानी कि ऐसा होता है कि ये हल्के से निकाल दिए। अब बोले हम जैसे ग गह अंग, इनमें एक अंदर से जैसे गंभीरता उत्पन्न होती है इनमें जब बोलते हैं, और इनमें हल्के से निकाल दिया जैसे क ख ज झ। तो ये होते हैं अघोष, और तीनों जो स है वो होते हैं। इनकी संख्या होती है 13। संख्या पूछ देते हैं कई बार, साथ साथ संख्या भी मैंने मेंशन की यहाँ पे। आगे है सघोष। सघोष मतलब घोष भी बोल देते हैं, घोष या सघोष एक ही बात है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे कहलाते हैं सघोष। अभी बताया था मैंने। और ये कौन से होते हैं? तृतीय, चतुर्थ और पंचम। हर वर्ग का तृतीय यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे क वर्ग का ग गह अंग, ऐसे बिल्कुल गंभीरता से आती है इसमें। ठीक है, अब देखो, और घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31 है इनकी। इनकी संख्या 31 है घोष वर्णों की। और घोष वर्ण कौन से होते हैं? हर वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण, और य र ल व अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और जितने भी स्वर हैं वो सभी घोष होते हैं। इंपॉर्टेंट था ये भी। आगे देखो दोस्तों, क्लास थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आप नोट्स बना लें इसके। यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है क्लास, बस अब 10 मिनट में 5 या 10 मिनट की और रहेगी। अब देखो भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जो अब आएगी। वर्णों के विभिन्न प्रकार। समृत। समृत का मतलब क्या होता है? समृत का मतलब होता है कि बंद के समान, बंद होना। तो समृत क्या होता है? जब कोई वर्ण बोलते हैं तो उसमें कभी तो जो मुंह है वो खुला रहता है और कहीं रहता है बंद। तो क्या होता है ये देखो। तो समृत कौन कौन से वर्ण हैं? दोनों ई, हर्ष और दीर्घ, और दोनों ऊ, हर्ष और दीर्घ। ई ई ऊ ऐसे बोलते हैं। तो जो है, जो मुंह जैसे कम खुला रहता है, इस प्रकार से बंद के समान ही रहता है वो। आगे देखो, अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत यानी कि थोड़ा सा आधा मुंह खुला रहना। ए ओ, ये वाला। अर्ध विवृत स्वर। विवृत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब जैसे जो मुख के जो मुख तंत्र के जो है जिससे हम बोलते हैं वो कुछ खुला रहना, इस प्रकार से। तो उसमें आधा इसमें खुला रहता है। इसमें क्या बोलते हैं? ए, आई, औ, ओ। ये आ और ओ के बीच का ही ओ, तो ये बोलते हैं। तो क्या होगा? अर्ध, इसको कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अर्ध विपरीत स्वर। आगे है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर में अकेला क्या है? आ है, आ। ये पूछ लेते हैं भाई कई बार। अब है स्पष्ट। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है वो कहलाते हैं स्पष्ट व्यंजन। स्पर्श या स्पष्ट, इसका जिक्र हो दिया पहले ही। जैसे कैसे मैं तक है, और 25 है इनकी संख्या। आगे है ईस्ट स्पष्ट। ईस्ट का मतलब होता है थोड़ा सा, और स्पष्ट का मतलब स्पष्ट करने वाले, स्पर्श करने वाले। तो थोड़ा सा जो हल्का सा स्पर्श करते हैं वो कौन सा है? जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के भागों का मामूली स्पर्श करती है वो क्या है? ईस्ट स्पष्ट। तो ये है ये, रे, ले, व। इनमें जीभ जो है मुख के कम से कम भागों को छूती है, स्पर्श करती है। उसके बाद है विवृत। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं। मुख विवर जो है खुला रहता है,
वो क्या कहलाते हैं, विपरीत। आगे क्या है, अब है ईस्ट विपरीत। ईस्ट मतलब थोड़ा सा जो है खुला, किस में रहता है, ये तो हो गया उसमें ईस्ट स्पष्ट या ईस्ट विपरीत जो भी है। तो क्या बोलते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विरुद्ध थोड़ा सा खुला रहता है, जैसे स, स, तीनों तीनों स है और है इसमें, ये हैं ईस्ट विपरीत। अब है संघर्षी, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। संघर्षी, संघर्षी का मतलब होता है कि जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ या मुख के विभिन्न भागों को छूती हुई, स्पर्श करती हुई और रगड़ खा के बाहर निकलती है। संघर्ष का मतलब यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती, यानी कि संघर्ष का मतलब रगड़ खा के बाहर निकलना। तो जो संघर्षी वर्ण कौन से हैं, क, ख, ग, तीनों से है, ज, फ और व, ये तो हैं संघर्षी वर्ण। और एक है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी में जो है च, छ, ज, झ, यानी कि च वर्ग पूरा ही समझो छोड़कर ये को, तो ये हैं स्पर्श संघर्षी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं इनको। अब है पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है मतलब अगल बगल से, पास से। जैसे ल जो वर्ण है, ल वो पार्श्विक वर्ण है। जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है, जिह्वा और तालु के जब टच होती है, जैसे दांतों से कह लो या दांतों से जब उच्चारित होती है, तो तालु जो होता है हमारा, उसके अगल बगल से जो है हवा निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं पार्श्विक वर्ण। तो ल बोल के देखते हैं तो जो ना जो हवा इधर उधर से निकल जाती है। अब ये है रे। रे कौन सा है, लुंठित या प्रकंपित वर्ण। रे ऐसे बोलते हैं तो एक कंपन सा होता है इसमें, तो इसको बोलते हैं लुंठित या प्रकंपी वर्ण। उत्सिक्त, उत्सिप्त, ड और ढ। उत्सिप्त का मतलब झटके से जिह्वा लगना। जब ये बोलते हैं तो जिह्वा जो है झट से वहाँ लगती है, ड और ढ, ये जो है नुक्ता वाले। अब अर्ध स्वर क्या है, ये और वह। ये और वो क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर, क्योंकि ये जो उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण लगभग लगभग स्वरों के समान होता है। वैत्श्रेय वर्ण, वैत्श्रेय, वैत्श्रेय का मतलब मसूढ़ों से, मसूढ़ों से जो उच्चारित होते हैं, जैसे ल, न, स, ऐसे, तो ये हैं वैत्श्रेय वर्ण। ल, ल दंत वाला भाई ये, न और श, ये वाला। आगे देखो, अलिजय है वर्ण। अलिजय का मतलब होता है जैसे लगभग थोड़ा सा जो तालु है हमारा, तालु का जो नीचे का भाग है कंठ के साथ लगा हुआ, वहाँ से जो उच्चारित होते हैं वर्ण, उसे कहते हैं अलिजय वर्ण। जैसे इसमें क, ख, ग, ज, फ, ऐसे, तो ये अलिजय वर्ण ये हैं, क, ख, ग, ज, फ, ये वाला। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण क्या है, जिह्वा के आधार पर, तो कैसे, यानी कि आगे से कौन से बोले जाते हैं, मध्य से कौन से और पीछे से कौन से बोले जाते हैं। तो अग्र भाग से बोले जाते हैं जिह्वा के तीन, दोनों ई हैं और ए आई। जब बोलते हैं ई, ई, ए, आई, जैसे जिह्वा के अगले बिंदु का जो है ना, यानी कि जो टॉप पॉइंट है उसका प्रयोग होता है, इनका उच्चारण करते हैं तब। आगे देखो क्या है, मध्य स्वर कौन सा होता है, ए, ए, मध्य बोला जाता है ऐसे। पश्च स्वर कौन से होते हैं, इनके जो जिह्वा के पीछे बोले जाते हैं, जो मूल से ऊ, दोनों ऊ हैं, ओ, औ, आ, ओ, ये वाले, ठीक है। वर्तमुखी स्वर, वर्तमुखी का मतलब क्या होता है, जब बोलते हैं तो एक जो मुंह है वो एक गोलाकार बन जाता है उसमें, तो ऊ, दोनों ऊ है, ओ और औ, ऐसे। आवर्तमुखी में क्या है, ई, ई। आवर्तमुखी में जैसे जो है थोड़ा सा उससे ज़्यादा थोड़ा सा गोलाकार, ऐसे कह सकते हैं इसमें भी। तो ये कौन से हैं, ई, दोनों ई, ए, आई और आ, ये वाला। तो ये थे दोस्तों वर्ण का प्रकरण।
वर्ण का टॉपिक था ये क्लास आपने यदि देख ली, इसके नोट्स बना लिए, तो आप, मैं फिर बोलता हूँ एक बार कि आपका यहाँ से प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 101%। तो मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। जो साथी नए देख रहे हैं, जिन्होंने एचटेट और रीट के पेपर जो हल करवा रखे वो नहीं देखे हैं, वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। 22-23 के आसपास, 23 हो गए, 23 पेपर हम हल कर चुके हैं वहाँ पे, और बीच बीच में लाते रहेंगे। और बीच बीच में जो है ये वर्ण के टॉपिक जो कि एचटेट रीट किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, वो होते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।